कनपुरिया निंजा, इसकी बैक स्टोरी यही है कि मैं अराउंड 20 ईयर्स से अभी मार्शल आर्ट्स में हूँ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूँ, कराटे किया है और मैं इंडिया टीम से कराटे का एथलीट रहा हूँ। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन निंजुत्सु, जो निंजा वर्ड आया है निंजुत्सु से आया है। वो जो सेल्फ डिफेंस आप 1 घंटे की क्लास में जाके ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करके सीख रहे होते हो ना, कहीं काम नहीं आएगा। कोई आएगा झड़ाम तमाचा मारेगा, समझ नहीं आएगा आपको। एक होता है पेरिफेरल विजन बोलते हैं जिसको, तो हम लोग यहाँ नहीं देखते, हम लोग यहाँ देखते हैं। मार्शल आर्टिस्ट अगर हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं तो हम लोग को सब पता होता है कि अब वो क्या करने वाला है। मेरा आई लेवल का मतलब ये है कि अगर मैं पलट के आपको देख सकता हूँ तो मैं आपको अटैक कर सकता हूँ, अगर मैं आपको देख नहीं सकता तो मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ। कैसे सिचुएशन को अवॉइड करके यहाँ से भाग सकते हो। कभी कोई किस्सा हुआ है FTI का, कोई बहुत अनोखा किस्सा जो आपको याद हो? न्यू बॉयज हॉस्टल का 4th फ्लोर था जहाँ पे हम रहते थे, वो पूरी फ्लोर ही हॉन्टेड थी। जैसे लिफ्ट अपने आप चलती थी, हम लोगों ने परछाइयाँ देखी हैं अपने आसपास रूम में, आवाजें सुनी हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर होस्ट रितिका एंड यू आर हियर विद मी ऑन द कानपुर स्टोरीज पॉडकास्ट। और आज का ये एपिसोड काफी खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कानपुर का अपना निंजा, एक ऐसा इंसान जिसने लिखाई से लेकर लड़ाई तक सब में मास्टरी कर रखी है। एन MMA एथलीट, ब्रांड मार्केटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, बट अबव ऑल अ ठेठ कनपुरिया गाय, मिस्टर आकर्षण सचान। हाय आकर्षण, वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज। हाय रितिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, ये बताओ कि अब तो जैसे आप MMA एथलीट हो, तो कभी ऐसे दोस्तों का फोन आता है कि यार मैटर हो गया, बचा लो आके? इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा ये है कि अभी यहाँ से जाने से पहले 1 साल पहले हम किसी को पेल के गए थे यहाँ से, तो मेरे ऊपर एक केस हो गया था। तो केस निपटाते थोड़ा सा समय लग गया, बट हाँ मेरे पास फ्रेंड्स का कॉल आता है कि भाई मैटर हो गया, आ जाओ। तो हम वो लौंडे हैं जो जाके हमारे नाम से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन लड़ाई कभी नहीं होगी। तो आप पेल के गए थे कि पिले भी थे? पीले नहीं थे, पेल के गए थे। 13 से 14 टाके और एक जॉ टूटा था। खैर वो सब नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी। जहाँ अगर बात करके मैटर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, या हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइए। आपको नहीं पता है वो कल कितने लौंडे लेके आपको क्या कर दे आपके साथ। लग रहा है उस पेलने का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा है, तभी ये बातें हो रही कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा से ऐसा ही है मेरे साथ, कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया मैंने। अच्छा, तो कनपुरिया निंजा कहाँ से आई है, शुरुआत कैसे हुई? यार कनपुरिया निंजा, इसकी बैक स्टोरी यही है कि मैं अराउंड 20 ईयर्स से अभी मार्शल आर्ट्स में हूँ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूँ। तो मैंने कराटे किया है और मैं इंडिया टीम से कराटे का एथलीट रहा हूँ। और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन निंजुत्सु, ये जो निंजा वर्ड आया है निंजुत्सु से आया है। सो इस आर्ट में मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि वेपन्स एंड यू नो सॉर्ड्स एंड ऑल। तो मुझे लगा कि यार आई वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, लाइक लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो लोगों को? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो मुझे इन्फ्लुएंसर बनना था एंड मुझे लगा कि यार सबका एक अलग अलग सा नाम है, मेरा नाम क्या? मैंने बड़े नाम टेस्ट किए, कानपुर का निंजा दिए, वो फलाना, कुछ नहीं चला। फिर सडनली समडे आई वाज जस्ट डूइंग समथिंग एंड कनपुरिया निंजा स्ट्राइक। सो आई वाज लाइक ओके, this goes nice with my personality because I am a hardcore Kanpuriya guy. So it's like you can take me from Kanpur, but you can't take Kanpur out from me. So yeah, so Kanpuriya Ninja states that. नहीं, हाँ वैसे आपकी हरकतों के हिसाब से काफी नाम जस्टिफाइड है। थैंक यू। आपकी भाषा के हिसाब से भी काफी जस्टिफाइड। अरे भाषा भी बोली कहाँ भाई हमने, अभी तो इंग्लिश बोल रहे हैं। आएंगे। तो अभी जैसे आपने बोला कि आप कराटे वगैरह सब करते थे, तो ये कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करते थे? यार मेरे घर के पास रतनलाल नगर में ही एक, जब कराटे का ये जो कल्चर था ना इंडिया में, जब बहुत ही बूम कर रहा था, तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्टर्स थे। जैसे हमारे रतनलाल नगर में एक पार्क है, पर्यावरण पार्क, वहाँ पे मैंने बचपन से अभी तक, जवानी तक वहीं कराटे करा था। उसी पार्क में प्रैक्टिस कर करके मैंने इंडिया टीम से मैं इंटरनेशनल मेडल लाया, सब कुछ लाया। तो वो एक जगह थी। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू ग्रीन पार्क, जहाँ पे फिर थोड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होने लगी। फिर मैंने वुशु शुरू किया, कराटे किया, वुशु किया। अब मेरी थोड़ा लाइन चेंज हो गई, अब मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग करता हूँ गोवा में रह के। तो अच्छा, एक मेरे को सवाल है, आपने पैम्फलेट्स भी छपवाए थे? किस चीज़ के? कि आप कराटे सिखाते हो? नहीं, तो मैंने किसी और का देखा है, किसी बैंक के पास। मैंने पैम्फलेट छपवाए नहीं थे, मैंने क्रिएटिव्स बनाए थे जो मैंने इंस्टाग्राम पे बढ़ाए, वो करे होंगे, शेयर किए होंगे, बट पैम्फलेट छपवाने के पैसे ही नहीं थे। तो अच्छा, क्रिएटिव्स की अब अगर बात चली है, तो एज पर माय रिसर्च आप पढ़े FTI से हो। उसके बाद आपने फिल्म मेकिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, ड्रमर भी रहे हो। ये कहाँ से MMA की लाइन पकड़ लिया आपने?
क्या आप कहना चाहते हैं, हम गलत लाइन में आ गए? ये तो आप बताओगे। नहीं, सो स्कूल टाइम से ही अगर इफ़ आई गो लाइक बैक टू द अर्ली डेज, सो हम स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में थे। तो स्कूल के एक ऑर्केस्ट्रा होता था, ठीक है, स्कूल का एक ऑर्केस्ट्रा होता था और उसमें मुझे ना बोंगो पकड़ा दिया गया। तो मैं बोंगो पकड़ता था और मैं बजाता रहता था उसको, बट आई वॉज गुड, लाइक आई हैड दैट सेंस ऑफ बीट्स एंड रिदम। पर मेरे पास एक चुल थी कि मुझे ना कूल बनना था स्कूल में। तो होता क्या था कि जो सबसे कूल बच्चे थे ना स्कूल के, या मैं कहूँगा कूल सीनियर्स, वो ड्रमर थे। एक ड्रमर था, तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो एक ड्रमर था, वो 11th क्लास का था और वो इतना कूल बनता था कि बंडाना वंडाना बांध के आता था स्कूल, और वो ड्रमर है ये वो। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग जब ड्रम्स की स्टिक्स पकड़ते थे ना, तो वो हम लोग को डांट देते थे कि अरे नहीं, ड्रम्स के पास मत जाना, ये फट जाएगा ये वो। एक दिन जब हमने देखा कि सब स्कूल से चले गए, तो मैंने ड्रम्स की स्टिक उठाई और मैं गया, मैं भड़बड़ाने लगा। वो तो सीनियर ने सुन लिया, आया, मुझे पेला स्कूल में, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे जो गुरु थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन ड्रम्स एंड ऑल। तो मैंने कहा हाँ, मुझे सिखाइए, ये चीज़ मुझे सीखनी है। तो बस मैंने मैक्सिमम स्कूल में 10 दिन सीखा होगा ड्रम्स। एंड उसके बाद 7th क्लास में आई वॉज द ऑफिशियल ड्रमर फॉर दैट, लाइक फॉर चिंटल्स। मैं 7th क्लास में ऑफिशियल पियानिस्ट थी। हाँ, तो मैं 7th क्लास में ड्रमर बन गया था। सबसे आई वॉज द कूलेस्ट किड अराउंड, क्योंकि आई वॉज अ ड्रमर 7th क्लास में, और 12th क्लास के बच्चे उसमें बोंगो बजा रहे होते थे। तो ये था रंगबाजी का आलम। बस अगर 7th में ड्रमर होता तो बहुत रंगबाजी होगी। तो यहाँ से मतलब मेरी म्यूज़िक जर्नी यहीं से शुरू हो गई थी। और फिर जब मैंने स्कूल पास आउट किया, तो उसके बाद हम लोगों ने मिलके एक रॉक बैंड शुरू किया। और वो बैंड ऐसा था कि हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे उस समय। जैसे लिंकिन पार्क, सबसे पहला एल्बम था लिंकिन पार्क का, नम नहीं, हाइब्रिड थ्योरी, जो मैंने सुना था। सो वहाँ से बस मेरी जर्नी शुरू हो गई कि बस अब मुझे रॉकस्टार बनना है जीवन में। तो मैंने खूब, हम लोगों ने शोज़ किए ये वो, फिर वो चलता रहा। एंड इवेंचुअली मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में भी हम लोग का बैंड काफ़ी फेमस रहा। उसके बाद कॉलेज FT आया है? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जागरण, जब मैंने ग्रेजुएशन करी यहाँ से। ये कानपुर वाला जागरण? यस। एक साल तो हमने भी बताया वहाँ। बस हमने 3। लेकिन मजे की बात ये, मैंने जिस साल वहाँ पे थी, आप एज अ गेस्ट आए थे वहाँ पे, और मैं आपकी 2 सीट पीछे बैठी थी। फॉलो करना मुझे इसके बाद। श्योर। ठीक है। तो पर मैं कौन से फेस्ट में गेस्ट बन के आया था? RJ हंट। अरे अच्छा, ठीक है, हाँ, वो बताते हैं अभी। हाँ, तो जब हम लोगों ने इवेंचुअली वो बैंड का आइडिया ड्रॉप हो गया हम लोगों का, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय, वो मुझे छोड़ के चली गई, और मेरा जो वोकलिस्ट था और गिटारिस्ट था, उसकी भी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तो हम लोग का दिल टूट गया। तो हम लोग ऐसे हो गए कि हम लोग ने बैंड का कल्चर ही अपना खत्म कर दिया। तो यार ये तो बहुत ऑपोजिट हो गया। लोग तो दिल टूटने के बाद म्यूजिक और पोएट्री में आ जाते हैं। तो रॉकस्टार का वो जो डायलॉग है ना कि टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, हम लोग का टूटे दिल से ना संगीत से नाता छूट गया था कि अब नहीं करेंगे यार, हो गया बस। बिकॉज हमारी गर्लफ्रेंड ने भी हम लोग को इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं थे, लाइक द टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। रियलिटी चेक मिल गया था फिर। या तो रियलिटी चेक मिल गया, फिर ये हो गया, लड़की ने छोड़ दिया। तो अब क्या करते हैं, उस समय मैं तैयारी कर रहा था डिफेंस की। तो मैंने मतलब स्पोर्ट्स का जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। मैं नेशनल एथलीट और ये सब भी रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स कोटे से डिफेंस कर लूँगा और कुछ उखाड़ लूँगा, उसके घर पे जाऊँगा, उसके बाप के पास कहूँगा कि अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। पर ऐसा हुआ नहीं, शेरशाह अधूरी रह गई। हुआ क्या, इवेंचुअली मुझे फिर से वो कीड़ा काटा कि नहीं ना, मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन में ही आगे जाना है, कुछ करना है। बट मेरे पास एक नैक था फिल्म मेकिंग का भी। हम लोग उस समय छोटे जो पुराने VJ कैमराज होते थे उसमें फिल्म्स बनाया करते थे, सब चूतियाप किया करते थे, बट कुछ ना कुछ किया करते थे। क्रिएटिव, हम लोग का जो क्रिएटिव इन्फ्लक्स था ना, वो हमेशा चल रहा था उस समय। तो बस मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर फिल्म मेकिंग एंड साउंड डिज़ाइन, FTI आ गया। मेरे बाप ने देखा, वो कहते हैं कि इसमें तो यार सिर्फ 12 सीटें होती हैं और अराउंड 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, तो फिर कैसे क्या होगा। तो कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है, अब होगा तो इसी कॉलेज में होगा, वरना कोई बात नहीं। और वैसे भी फिल्म स्कूल सारे बहुत ही महंगे हैं इंडिया में, और वहाँ की फीस बस 35,000 रुपये 10 साल की। तो बस मैंने एग्ज़ाम दिया FTI का और मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे मेरी फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो मैंने फिल्म मेकिंग करी वहाँ से, और मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया वहाँ पे, और दूसरा कोर्स मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत अब ज्ञान आ गया, अब मुझे रियल वर्ल्ड में जाके कुछ करना है। तो बस मैं वहाँ से निकला, और उसके बाद
उसके बाद मिर्ची हो गया, बहुत इंटरव्यू जैसा क्यों लग रहा है? तो हाँ, नहीं तो फिर इंटरव्यू नहीं, बातें चल रही है। तो फिर बस ये होने के बाद हम घर वापस आए और माँ बाप से थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो घर छोड़ के भाग गए दिल्ली। और दिल्ली में फिर मैं रेडियो मिर्ची में आ गया। पहला आप दिल्ली में रेडियो मिर्ची में था? नहीं, मेरा ट्रेनिंग होगी ना रेडियो मिर्ची की। वहाँ पे इंटरव्यू मेरा दिल्ली में हुआ था हाँ और हायर में लखनऊ और कानपुर के लिए हुआ था। हाँ, पहला रेडियो मिर्ची लखनऊ में था, आई रिमेम्बर। नहीं वैसे हमने जब आपकी प्रोफाइल पे FTI देखा था तो काफी इज्जत बढ़ गई थी मेरे मन में आपके लिए। कभी कोई किस्सा हुआ है FTI का, कोई बहुत अनोखा किस्सा जो आपको याद हो? FTI का अनोखा किस्सा मतलब कैसा? मतलब यार कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ तो होती है, मतलब अनोखी चीजें होती हैं। मे बी इट कैन बी हॉरर ऑल्सो। यार हॉरर तो FTI in itself is a, you know, what I would say is a haunted house, क्योंकि वो so if I'll give a background about FTI, so if you have heard of Prabhat Studio, that was the first filmmaking studio in India that had ever happened. So that same studio was converted into FTI. वो FTI में बदल दिया गया 1961 में। अब यार इतनी पुरानी चीज में कोई ना कोई भूत तो रहेगा ही ना, ये तो हमेशा से, मतलब ये तो बहुत ही, अरे भाई बहुत। हमारा जो न्यू बॉयज हॉस्टल का 4th फ्लोर था जहाँ पे हम रहते थे, वो पूरी फ्लोर ही हॉन्टेड थी। मतलब ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे, जैसे लिफ्ट अपने आप चलती थी, हम लोगों ने, हाँ लिफ्ट अपने आप चलती थी, हम लोगों ने परछाइयाँ देखी हैं अपने आसपास रूम में, आवाज़ें सुनी हैं। और वहाँ के जो, ऐसा कहा जाता है कुत्ते ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारा जो एक बहुत ही, मतलब मेरे रूम के जो बाहर एक कुत्ता रहता था योको, उसको मैं खाना वाना खिलाता था, बहुत वफादार कुत्ता था। तो वो कई बार ना ऐसे कमरों की तरफ देख के भौंकता था और ऐसे एकदम उसके ना बाल खड़े हो जाते थे और बड़ी अजीब बिहेव करता था, वो गुर्राता रहता था एक कोने में देख के, अंधेरे कोने में। तो वो पूरी फ्लोर ही हॉन्टेड थी। और जिस और लकीली क्या हुआ था, जिस रात हम लोग कॉलेज छोड़ रहे थे उसी रात एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग सबकी फट गई थी, फिर सिलाने लायक कोई जगह नहीं बची थी, हम लोग भाग लिए थे वहाँ से। नहीं पूछना चाहिए था मैं ये सवाल, अब ये आगे के पॉडकास्ट में ना मेरे दिमाग में सिर्फ हॉन्टेड चीजें चलेंगी। तो वो एक अलग सिस्टम है। तो अच्छा, अब आप फिर तो रेडियो मिर्ची में आ गए, कैसा रहा आपका रेडियो मिर्ची? बहुत अच्छा रहा मेरा रेडियो मिर्ची। पर छोड़ा क्यों था रेडियो मिर्ची? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। सही में आपको 11 बजे आने के लिए दिक्कत हो रही थी या कोई और रीजन? नहीं देखो, रेडियो मिर्ची में मुझे पर्सनली कॉर्पोरेट कल्चर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये मैं कूल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे एक्चुअली में प्रॉब्लम है। अगर आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करते हो तो क्रिएटिविटी कैन नॉट कम इन बाउंडेशंस। ट्रू, यू नीड टू लेट एवरीथिंग फ्री। आप कन्फाइन नहीं कर सकते। बट एक और रियलिटी है कि व्हेन मनी इज इन्वॉल्व्ड यू हैव टू सेट बाउंडेशंस, दैट्स फॉर श्योर। बट रेडियो मिर्ची में जब मैंने छोड़ा, जो 11 बजे वाली बात है, हाँ मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे 11 बजे आने को बोला गया था, और मैं इवेंचुअली 11:30 या मैं कभी कभी 10-7 बजे भी आ जाता था मतलब स्टूडियो में, क्योंकि मेरा मूड होता था 11-7 बजे जाके मुझे कोई प्रोमो बनाना है या कुछ लिखना है, तो मैं 7 बजे भी चला जाता था। बट किसी ने ना एक ही दिन नोट करके कि भाई 11 बजे क्यों आ रहा हो, कल से इतने 11 बजे ही आओगे, 12 बजे क्यों आ रहे हो, ये वो सब। तो वो जो टोन होती है ना कि कल से ना 11 बजे आना, तो कल से झाट नहीं आऊंगा ही नहीं। हाँ, तो ये वो वाली बात हो गई, बीप कर देना भाई, सॉरी यार। तो कल से नहीं आएंगे, तो ये वो वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि ठीक है यार, अब रेडियो मिर्ची में ज़्यादा कुछ फ्लरिश करने के लिए मेरे लिए बचा नहीं है। आइदर आई शुड चेंज माई प्रोफाइल और आई शुड लीव इट एंड मूव समवेयर एल्स। तो रेडियो मिर्ची ऐसे एकदम से छोड़ा, थोड़ा धक्का तो लगा होगा? हाँ भाई, फट गई थी, पैसा नहीं आ रहा था अकाउंट में, प्रॉपर इनकम चली गई एकदम से। बिल्कुल। उसके बाद क्या सोचा, कहाँ से फिगर आउट किया है? कुछ फिगर आउट नहीं किया मैंने, रेडियो मिर्ची छोड़ा। मैं जिस दिन छोड़ के बाहर निकला तो मुझसे सबने पूछा कि भाई ये क्या करोगे। तो मुझे तो देखो, जो रियलिटी है, मेरी रियलिटी ये है कि आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, लेट्स फेस इट, बट आई हैव दिस weird kind of confidence in me कि that I will make in life, I will make something good in life, तो it's okay। तो क्या होता है कि हो सकता है कि मैं इस समय पास्ता नहीं खा रहा हूँगा, मैं दाल चावल ही खा रहा हूँ, बट मेरा गुजारा चल रहा है। तो गुजारा चलाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। रेडियो मिर्ची के बाद मैंने फ्रीलांस किया, मैंने वीडियो एडिटिंग करी, मैंने ऑडियो प्रोडक्शंस किया, मैंने एक स्टिंट हुआ मेरे साथ, मैंने दैनिक जागरण में भी काम किया जाके। दैनिक जागरण के साथ मैंने दैनिक जागरण में भी काम किया जाके, और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। उसका रीज़न ये था कि उनका जो मेरा क्रिएटिव इंटेलेक्ट था और उनका क्रिएटिव इंटेलेक्ट में बहुत अंतर था।
उनको तो बहुत बेस हाँ, क्रिएटिविटी उनको चाहिए लगता था होगी। कि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ना मेरी, मैं बोलूँगा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट उनके लिए बहुत ही क्रिएटिविटी है मेरी। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम लोग का जेल नहीं हो रहा है साथ में। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब सीधे बोल दीजिए निकल जाओ भाई। तो निकल गए वहाँ से। वो एक धक्का था मेरी लाइफ का, जब पहली बार ऐसा होता है ना कि जब आपका ईगो ऐसा शैकल कर दिया जाता है कि भाई आपको लगता है बड़े बहुत ही टैलेंटेड हो ये वो, बट आपका ईगो शैकल हो गया वहाँ पे। हाँ, रेडियो तो मिर्ची तो खुद छोड़ा, यहाँ से धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया धक्का गया। निकाल दिया गया, तो कर्मा वाली बात हो गई है। हाँ। तो बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद से जब निकल गए तो यार वही वाली बात है ना, फिर वो वापस से रॉकस्टार वाला मोड आ गया कि अब इतना मंदिरों मस्जिदों में रह लिए हैं तो अब तो कुछ तो बनेगा ना जीवन में। तो लौंडा इतना टूटा है तो कुछ तो बनेगा ना, तो अब बनेगा। तो गोवा कैसे? बस फिर जब रेडियो मिर्ची छोड़ा, और रेडियो मिर्ची छोड़ने के बाद छोड़ा भी मैंने कब, कोविड टाइम्स पे छोड़ा था मैंने रेडियो मिर्ची। तो कोविड टाइम में हुआ क्या, जब कोविड हिट हो रहा था ना, तो उस समय एक लग्जरी थी, सब अपने घर पे थे। मैं इसको लग्जरी बोलूँगा, माफ़ करिए, मेरे लिए लग्जरी थी लेकिन बहुतों के लिए नहीं थी। बट उनके लिए, जो लोग घर पे रह रहे थे ना, उनके लिए सब सही था। बट कोविड में हो क्या रहा था कि, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, शहर में ना, शहर सेकेंड वेव से गुजर रहा था और उस समय बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स की किल्लत थी, एम्बुलेंस की किल्लत थी, ऑक्सीजन टैंक्स की किल्लत थी। तो मेरे फ्रेंड के फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी, हम लोग अरेंज नहीं कर पाए थे टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार आई शुड गो आउट नाउ एंड डू समथिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे इतने दिन बैठ लिए हैं ना, किस लायक हैं, आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि किस लायक हैं, तो किसी लायक तो हो जाएं। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसका मैटरनिटी हॉस्पिटल है, मैंने कहा वो जो अपनी पुरानी वाली एम्बुलेंस है ना, उसको सही करवा के कल लेके आओ। तो उसने कहा ठीक है भाई, लेके आए। फिर हम लोगों ने 2 हफ्ते अराउंड एम्बुलेंस चलाई शहर में, आई रिमेम्बर सबके नाउ। लिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने अपना जितना भी मेरा जो पीएफ का पैसा होता है ना, वो लगा दिया, सेविंग्स लगा दी, ये सब करते करते ना, ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं घर में बैठ के बोर ना हूँ और मैं कुछ काम आता रहूँ। खुद को फेस कर ले एटलीस्ट, मैं खुद को फेस कर लूँ कि हाँ भाई किसी लायक तो हो। तो ये मैं करता रहा, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मैंने गोवा की टिकट बुक कराई और मैं गोवा चला गया। फिर मैं गोवा में रहा, जो विद नो प्लान्स, आई हैड नो फकिंग प्लान्स। तो मैं गोवा गया, फिर गोवा में मैं 2 हफ्ते रहा, और वहाँ पे देयर इज दिस अकेडमी नोन एज अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी। मैं उसके बारे में जानता हूँ, मतलब आई मीन दी MMA कल्चर, तो मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पता किया, मैं उस अकेडमी में गया और मैंने वहाँ पे 2 दिन ट्रेन किया। सो व्हेन आई ट्रेन्ड देयर फॉर 2 days आई लाइक्ड इट। और ऐसी बात होते होते सो आई हर्ड अबाउट लाइक कि वहाँ पे स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो बस मैं कानपुर आया, एंड इवेंचुअली जून में मेरे पास वहाँ से एक कॉल आएगी लाइक वी वांट टू गिव अ स्पॉन्सरशिप टू यू। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगा ठीक है, आई हैव समथिंग सब्सटेंशियल टू डू, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक्ड मार्शल आर्ट्स, आई एम हार्डकोर मार्शल आर्टिस्ट। सो मैं वापस गया गोवा, और मैं वहाँ पे मैंने MMA शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ पैसे थे, बहुत अकाउंट में बहुत लिमिटेड पैसे थे, मेरे पास अराउंड 12,700 रुपये कुछ थे अकाउंट में। मैं गोवा गया, मैंने कहा जितना जब तक चलेगा देखेंगे, वरना कोई बार टेंडर की जॉब कर लेंगे, बट MMA तो करना है। तो बस मैं गोवा चला गया, और फिर मुझे वहाँ पे एक फ्रीलांस का काम मिल गया, वीडियो एडिटिंग का, तो जिससे मेरा खर्चा चलने लगा। और खर्चा चलते फिर उन्होंने, अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी ने मुझे ये ऑफ़र किया कि हम लोग के मैनेजर बनोगे। तो अब मैं वहाँ मैनेजर भी हूँ, एथलीट भी हूँ, तो अभी मेरा सेट चल रहा है सब कुछ। दैट्स ग्रेट। मतलब गोवा हॉलीडे से होम में कब कन्वर्ट हुए तो पता ही नहीं चला। बहुत लोगों के सपने में जी रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली बहुत लोग को इंस्पायर कर रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट आपका इन्फ्लुएंस करने वाला सपना तो पूरा हो ही रहा है ना। इन्फ्लुएंस तो कर रहे यार हो। देखो, पता है इन्फ्लुएंस के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, इन्फ्लुएंस करना क्या होता है यार। एक होता है इन्फ्लुएंस करना कि आपके एक सेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या सेट नंबर ऑफ एंगेजमेंट है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है। उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता है। उसको देख के या तो इट्स लाइक समबडी इज एक्सप्रेसिंग समथिंग आउट ऑफ योर कंटेंट। इट्स लाइक अगर कोई देख रहा है, आप बहुत अच्छा कंटेंट है भाई, कह दिया वाह भाई क्या कंटेंट है, मजा आ गया, आगे बढ़ गए, ठीक है। आपकी मच्छर की जिंदगी है इंस्टाग्राम पे। बट द रियल इन्फ्लुएंस इज when somebody is adapting to a certain habits you have, or certain things, or certain lifestyle that you portray on the social media or in real life. The
रियल इन्फ्लुएंसर्स फॉर मी वर लाइक जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ये है इन्फ्लुएंसर्स यार। ये सब मच्छर तो की। कुछ कहना है कानपुर के इन्फ्लुएंसर्स नहीं के नहीं बारे कुछ में? नहीं बोलना मुझे, किसी से कोई बात नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं भाई, मैं ऐसे किसी से कोई वो बात नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस पीपल फॉर बेटर थिंग्स, बस true. मैं ये बोलूँगा। तो अच्छा, जैसे आपने तो इतना सब कुछ किया, फिल्म मेकिंग भी, ड्रमर भी रहे और म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद फिर एमएमए बने। फाइनल गोल कुछ क्या है लाइफ का? मुझे पैसा कमाना है जिंदगी में बस। वो तो फिर किसी भी तरीके से आ जाएगा, उसके लिए तो एमएमए एथलीट बनना इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं है बिल्कुल नहीं है। ये किसने कहा कि एमएमए से पैसा आ तो रहा है? लेकिन पैसा तो आपका वीडियो एडिटिंग से आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? सेट पैसा आएगा ना। मुझे मेरा लाइफ में एक एम है कि मुझे दूसरों की ज़रूरतें और अपने शौक पूरे करने हैं। तो अगर मेरे घर पे कोई भी आता है ना, कहता भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे सोचना नहीं पड़े एक भी बार कि यार ऐसा मेरे पास काम नहीं, ज़रूरत है लेके जाओ भाड़ में जाओ, दोबारा मत आना, वैसे वाला सीन है। तो मेरा ये गोल है लाइफ में। तो अगर किसी और को लाइक अगर कोई बंदा कानपुर का ही है, सपोज यहीं का ले लेते हैं, उसको करना है एमएमए ये फील्ड में घुसना है, तो क्या चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है, या क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए? यार एमएमए इतना डाइवर्स और इतना आई वुड से वियर्ड सा स्पोर्ट है ना, उसमें किसी भी बैकग्राउंड का बंदा आ सकता है, कोई मैटर नहीं करता है आपने सालों से कोई सेट मार्शल आर्ट करी हो या कुछ करा हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से होते हो, आप एमएमए शुरू कर सकते हो। हाँ एमएमए शुरू करने की एक एज मैं मानता हूँ कि आप अगर 20 साल 22 साल से शुरू कर रहे हो ना, तो आपकी लाइक फिर भी लेट है बट ठीक है एज। बट इफ यू आर गेटिंग इनटू एमएमए आफ्टर 30s और 35, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज यू माइट नॉट गो टू हाई इन एमएमए, बट इफ यू जस्ट वांट टू अडेप्ट इट एज अ लाइफस्टाइल, जिसमें आपको सिर्फ ना फिटनेस के लिए करना है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या चीज़ें सीखने के लिए, वर्सेटैलिटी लानी है पर्सनैलिटी में, तो आप एमएमए कर सकते हो। और एमएमए के लिए और कोई ऐसे कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, जस्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट एमएमए जस्ट गो एंड स्टार्ट। तो उसकी कोई तो प्रिपरेशन कुछ तो होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करे वो बंदा? आप कोई अच्छा एमएमए क्लब ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए। एमएमए क्लब्स का कल्चर अभी कानपुर में आ रहा है। मेरा खुद का एक क्लब था, मतलब क्लब कैसा था, वो एक छोटा सा रूम था जो मैंने अपने लिए बना रखा था, और वहाँ पे लोग आते थे जिनको ट्रेन करना था। तो कई लोग ऐसे भी आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, बट उनको एमएमए करना था, तो मुझे लगता था कि ठीक है करो। आपने अपने घर की छत पे कर रखा था? हाँ, वो पूरा मैंने रूम बनाया था अपनी सेविंग से ही, वो कोविड टाइम की बात है। तो वहाँ पे लोग आते थे, ट्रेनिंग करते थे, चिल करते थे। तो हम लोग ऐसे कम्युनिटी जैसे थे वहाँ पे कि सब चिल करते थे, एमएमए कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, तो ये करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अब जब लोग एमएमए कल्चर कानपुर में ला रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन मैंने कई ऐसे जिम्स भी देखे हैं, आई एम वॉचिंग यू गाइज, कि जिनको ना घंटा नहीं पता एमएमए के बारे में कुछ, उन्होंने कभी नहीं खेला, आज तक कुछ नहीं पता उनको, बट वो एमएमए कोच हैं। हमारी ऑडियंस को सावधान रहना है, सतर्क रहना है इनसे। अभी तो काफी सीरियस बातें हो गई है, बट आई थिंक हम लोग को एक गेम खेलना चाहिए। तो गेम का नाम है विदेशी टू देसी। तो क्योंकि आप एक ठेठ कानपुरिया हैं, तो आपको ये गाने की लिरिक्स कानपुरिया भाषा में बतानी है कि अगर ये गाने कानपुर में रीशूट हुए होते तो क्या लिरिक्स होती है इसकी। पहला है, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स, राइट माई नेम इन द सैंड। I can buy myself flowers and write my name in the sand. अरे यार इसका क्या होगा, हम खुदाई के लिए फूल खरीदते, और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो लिरिक्स, अगर कानपुर में रीशूट हुआ ये सॉन्ग तो। अरे मॉडिफाई यार, ये तो यार काफी ट्रिकी सिचुएशन हो गई। बट अगर इसको ट्रांसलेट करना तो वैसे है कानपुरिया में कि हम खुदाई के लिए फूल खरीदते और खुदाई का नाम रेत पे लिख देते। कौन सी रेत पे? गंगा बैराज की? इससे ज्यादा औकात नहीं है ना अभी। ठीक है, अच्छा। सेकंड, आई वुड नेवर फॉल इन लव अगेन अंटिल आई फाउंड यू। अरे ये वो वाला गाना है ना, एक आगे जाओ जरा एक बार। ये सब नहीं हो रहा है। कहाँ देंगे हम? आई वुड नेवर फॉल इन लव अगेन अंटिल आई फाउंड यू। क्या बोले, हम किसी को नहीं पटाएंगे। अरे वो वाला है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, वैसा है ना? नहीं, क्या है, तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे? तुम नहीं मिले तो जमाना छोड़ देंगे हम, ये वैसा हो गया। हाँ, हम घंटा किसी और को नहीं पटाएंगे अगर तुम नहीं मिले। मतलब बात तो वही हो गई ना। ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा कम है पर कर लेते हैं। आई एम गोना टेक माई हॉर्स टू दिस ओल्ड टाउन रोड। हाँ, अपना घोड़ा गांव की उन गलियों में दौड़ाएंगे,
यही है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी तो एमएमए की बातें हो गई। एमएमए से मेरे को सेल्फ डिफेंस भी दिमाग में आता है। तो अच्छा, आजकल सेल्फ डिफेंस काफ़ी ट्रेंड में है, अगर स्पेशली हम फीमेल केसेस की बात करें। बट मुझे ये जानना है कि सेल्फ डिफेंस अब सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक बन के रह गया है या फिर ये जेन्युइनली यूजफुल है? देखो, सेल्फ डिफेंस अगर कोई भी मार्शल आर्ट की बात करें ना, तो सारी मार्शल आर्ट्स का एक बेसिक जो कंसेप्ट था ना, वो इसीलिए था कि वो कंसेप्ट यही था कि सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हम सेफ रहें। ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स कल्चर बढ़ा आगे, वैसे वैसे मार्शल आर्टिस्ट भी बढ़ते चले गए, एकदम जैसे बूम हो गए मार्शल आर्टिस्ट। और अब सबको चलानी थी अपनी दुकान, तो सबने एक शुरू किया कल्चर जिसे कहेंगे सेल्फ डिफेंस का कल्चर। सेल्फ डिफेंस किसी मतलब ह्यूमंस की या किसी भी एनिमल की एक टेंडेंसी ही होती है कि यार अगर हमने तुम्हें ऐसे किया तो तुमने पलक झपकाई ना, हाँ, तो वो एक सेल्फ का रिफ्लेक्स और डिफेंस ही है। अगर ज्यादा होगा, ठीक है, ये हर ह्यूमन के अंदर है, लेकिन उसको इतना फैंसी बना के और इतना कोरियोग्राफ मूव्स दिखा के जो सेल्फ डिफेंस का वो शुरू हुआ ना, एकदम इंडस्ट्री शुरू हो गई, उसने सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि वो जो सेल्फ डिफेंस आप 1 घंटे की क्लास में जाके ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करके सीख रहे होते हो ना, कहीं काम नहीं आएगा। कोई आएगा झड़ाम तमाचा मारेगा, आप 4 धाम घुमाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा आपको और रो दोगे। सेल्फ डिफेंस होता है कि आप कैसे सिचुएशन को अवॉइड करके यहाँ से भाग सकते हो। सिर्फ सेल्फ डिफेंस यही है बस, और कुछ नहीं है। फीमेल सेल्फ डिफेंस की बात की जाए, फीमेल सेल्फ डिफेंस सिर्फ हाथापाई पे ही नहीं खत्म होता है, उसके अलावा बहुत कुछ है। आई गेस उसमें टैक्टिक्स की ज्यादा जरूरत है। उसमें टैक्टिक्स, उसमें माइंड का जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है, और थोड़ी सी आपको ना आपका आईक्यू अच्छा रहना चाहिए अगर उस सिचुएशन से बचना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप गाड़ी में बैठी हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, तो इंडिया में गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो राइट हैंड साइड पे ड्राइवर सीट होती है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं और आप किसी सुनसान रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और आपसे कोई रोक के लिफ्ट मांगता है, कुछ बात करने की कोशिश करता है, तो पहली बात हमेशा अपना शीशा ऊपर कर लीजिए, और अगर उससे बात करनी हो तो उससे कहिए उस साइड से आके बात करो, लेफ्ट साइड से। अगर आप इस साइड से बात करोगी तो इट इज इजियर फॉर हिम टू नैब यू एंड पुल यू आउट ऑफ द कार। उस साइड से प्रॉब्लम है। अगर वो उस साइड से बात कर रहा है तो आप बात करती रहो। अगर आपको लगे सिचुएशन खराब है, और शीशा पूरा ही मत खोलिए, शीशा थोड़ा खोलिए, आवाज आती है अंदर, और आपको लगे सिचुएशन खराब है, गाड़ी ऑन करिए, भगा दीजिए गाड़ी, रोकना नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली, अगर आप किसी सुनसान रोड पे जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई लड़का है वो आपको पीछे है, आपके पीछे है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं कि फोन निकाल के सिर्फ तेज आवाज में ना बात करना शुरू करिए फोन पे, और ऐसे प्रेटेंड करिए कि आपके जो दोस्त है ना वो आसपास ही हैं, कि अरे हाँ इसी गली में, तो अरे अभी तुम जहां से निकलना उसी गली में। तो उससे होगा क्या, जो आपका जो हैरेसर या जो अटैकर है ना, उसको एक चीज ये बात का अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस लड़की के जान पहचान वाले लोग अगल बगल हैं। देखो, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे बोलते हुए भी खराब लगता है कि एक लड़की को इतना सब प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आइडियली मेल्स को ये करना चाहिए, मेल्स को सोसाइटी ऐसी बना के रखनी चाहिए कि लड़कियां सेफ फील करें। और इसमें ये ऐसा नहीं कि मैं मेल बैशिंग कर रहा हूँ, नहीं, जो रियलिटी है रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये सब हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मेल्स को भी थोड़ा सा ना सतर्क रहना चाहिए इस बात के लिए। सबसे पहला मुझे लगता है फीमेल सेल्फ डिफेंस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मेल सेंसिटाइजेशन। जब मेल्स को ये पता होगा ना कि कैसे बिहेव करना है और एक फीमेल के अराउंड या कैसे रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी मेल को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना बिहेवियर बदल लो ये वो, मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक बात ये समझता हूँ कि आई लाइक माई माचोइज्म, बट I know how to behave in front of a girl. Similarly, the case is with all other males. तो जब मेल सेंसिटाइजेशन हो जाएगा ना, तो ये फीमेल सेल्फ डिफेंस का मार्केट ना थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा। अब आते हैं इस बात पे कि हाथापाई कैसे करनी है। उसके अलग अलग तरीके हैं। आपको ऐसे ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका हाथ टूट जाएगा, डंडा अंडा मारेगा, ये सब चुतियापा करने की कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग चीजें होती हैं, और ये पॉडकास्ट है, मैं इसे बता नहीं सकता, बट हाँ, बट ऑल इन ऑल हम तो प्रिटेंड वैसे भी नहीं कर सकते कि सामने वाला अब क्या मूव करेगा। जरूरी नहीं कि हमने वो 3 सीखे, वो 3 ही वो कुछ करेगा और हम बस उसे डिफेंस में अपने आप को डिफेंस कर लेंगे। देखिए, मैंने ना एक टाइम था कि जब मैं फीमेल सेल्फ डिफेंस के लिए भी कानपुर में ऐसा काम करता था। मैंने फ्री सेशंस दिए हैं लड़कियों को, और स्लम्स में जाके मैंने ये किया है।
तो उसमें मेरा एक 3A की थ्योरी थी, 3A's की थ्योरी थी। एक होता है अलर्ट, अवेयर एंड अटैक। अवेयर में अडेप्ट भी आ सकता है बीच में। तो अलर्ट इज लाइक व्हेन यू वॉक समवेयर और व्हेन यू आर प्रेजेंट समवेयर, you should always have, like I'll say awareness about your surroundings. exactly. Adapt क्या है कि अब किसी सिचुएशन में फंस गए हो आप, कि अब आपके ऊपर कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हाँ यार, आपको लगता है कि आपको ना यहाँ पे क्षति पहुंच सकती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप अडेप्ट करिए सिचुएशन को कि आप एक्सेप्ट करके आप निकले कैसे इससे। और तीसरा होता है अटैक। तो अटैक का मतलब जरूरी यही नहीं कि हाथापाई करें। अटैक का मतलब है कि आप उस सिचुएशन से एस्केप करके कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी गली में, सुनसान गली में जा रही हैं, अगर आपको पता है कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है बट उससे ज्यादा टाइम लग रहा है घर जाने में, तो दूसरे ऑप्शन से जाइए। आपको मठा बनने की जरूरत नहीं कि आप उस गली से जाएं। सेम इज विद बॉयज ऑल्सो, सेम मेल्स के लिए भी सेम है। कई बार क्या होता है ना, सुनसान गली में जाएंगे, कट्टे की नोक पे छिना लिया गया कुछ या पेल दिए गए। हाँ, गुड़गांव। ठीक है, अरे गुड़गांव है, कानपुर आओ यार, हमारे बर्रा में हुआ है, जांग पे गोली मार दी थी एक को भाई साहब, बैग छिनाने के लिए। तो माय पॉइंट इज कि आप बस अवेयर रहो इस चीज के, क्योंकि अटैकर क्या होते हैं ना, वो वैसे ही पहले ही इतने वीक होते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पे आप उनके लेवल पे आके वीक हो जाओ। अगर आप एक कम्युनिटी में हो, आप ऐसी जगह हो कि जहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप वैसे ही रहो और आप वही रास्ता चूज करो जहाँ पे आपको ज्यादा सेफ फील हो रहा है, चाहे 1 घंटा ज्यादा लगे, बट इट्स ओके। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट अभी आपने जब टेक्निक्स की बात करी, IQ लेवल का बात की, तो जैसे कैब में भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको कैब ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट में बैठोगे, दैट्स मोर बेनिफिशियल दैन सिटिंग डायगनली, बिकॉज ही कैन अप्रोच यू इजिली अगर आप डायगनल बैठते हो उससे। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। देखो, अटैक करने के लिए ना एक मार्शल आर्ट्स में एक चीज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आई लेवल। ठीक है, तो इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग, यू स्टार्ट लुकिंग इन दी आई। ठीक है, बट हम लोग एक होता है पेरिफेरल विजन बोलते हैं जिसको। तो हम लोग यहाँ नहीं देखते, हम लोग यहाँ देखते हैं। मार्शल आर्टिस्ट, अगर हम लोग यहाँ देख रहे होते हैं तो हम लोग को सब पता होता है कि अब वो क्या करने वाला है। तो मेरा आई लेवल का मतलब ये है कि अगर मैं पलट के आपको देख सकता हूँ तो मैं आपको अटैक कर सकता हूँ, अगर मैं आपको देख नहीं सकता तो मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सेम चीज है, बस आप उसके आई लेवल से दूर रहिए। बट ये हम लोग बहुत ही निटी-ग्रिटीज में आ गए मार्शल आर्ट्स और इन सब चीज़ों की। मैं बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को सिर्फ अपनी सेफ्टी रखनी है, नहीं कहीं हनुमान बनना है, तो आप ये कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये आप करिए। पर ऑल इन ऑल सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस ही नहीं, आप कोई भी मार्शल आर्ट शुरू कर सकते हैं अपनी, जस्ट लाइक एक हॉबी की तरह शुरू कर सकते हैं। बट इफ़ आई जस्ट से सेल्फ डिफेंस, तो मुझे ऐसा पता नहीं है कोई ऐसी क्लासेस या मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा ऐसा जो सेल्फ डिफेंस सिखाता हो। अब मार्शल आर्टिस्ट कैन टेल सेल्फ डिफेंस उसकी आर्ट से जो रिलेटेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो वाला जब कोई सेल्फ डिफेंस सिखाएगा तो वो कुछ हो सकता है बता दे किक्स कैसे है, या कराटे वाला है वो पंच बता देगा, ये वो किक बॉक्सर है तो वो कुछ और बताएगा। लेकिन आप एक बहुत छोटी सी बात आप ये समझिए कि जिस इंसान ने 20 साल मार्शल आर्ट करी है, वो आपको कोई मूव दिखा रहा है, आपको लगता है आप 1 घंटे में जाके मूव सीख लेंगे और सही से कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस वो सिखा सकता है बंदा जिसके पास बेसिक नॉलेज हो, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो, सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग हो। वो कोई एक लेजेंड मार्शल आर्टिस्ट जिसने बहुत सालों से इन सिचुएशंस में फंसा हो, या उसको ऐसा रहा हो, जैसे इस जैसे क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में रहा हो, जैसे हम कानपुर में रहे हैं। तो बचपन से हमने लड़ाइयाँ देखी हैं, हमने बचपन से देखा है कि गोली चलते हुए देखा है, हमने मर्डर्स भी देखे हैं, ये सब देखा है। तो इस सिचुएशन का इतना अंदाजा है कि हम सेल्फ डिफेंस थोड़ा समझते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं। अच्छा, तो अभी सेल्फ डिफेंस की बात चल रही थी और ये पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में एक मैटर की भी बात चल रही थी, तो थोड़ा जरा विस्तार से बताएंगे वो मैटर क्या था? यार वो मैटर ऐसे, अरे नॉर्मल लड़ाई झगड़ा था। वो नॉर्मल लड़ाई झगड़ा क्या था कि जिम में एक लड़का आता था, हमें पता नहीं था उसके बारे में कुछ, वो होगा भाई गुंडा वुंडा होगा, उसके बाप पार्षद वार्षद जो भी होंगे। तो वो जिम आया और मेरे फ्रेंड की वाइफ उसी जिम में ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैं ऐसे गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया, तो लड़का आया मेरे पास, कहता भाई बेंच दे दो। मैंने भाई ले जाओ बेंच। वो उठा के ले गया और उसने 2-3 सेट किए होंगे और मैंने उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये बेंच मैं ले लूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी थी। तो उसने कहा कि अभी कर रहे हैं। हमने कहा भाई 1 सेट के बाद ले लीजिएगा। तो उसने बहुत अकड़ के बोला हाँ ठीक है ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, उठा के हम ले गए
और हम ना हेडफोन लगा के एकदम चिल मूड से कर रहे थे, क्योंकि हम उस समय थोड़ा वेट कट कर रहे थे। तो वेट कट में क्या होता है, थोड़ा सा ना इरिटेटेड होते हो दिमाग में, बट हम नॉर्मली लेके हंसते खेलते हम लेके चले गए बेंच। और तभी वो मेरे फ्रेंड की वाइफ आई, उसने मुझसे कहा कि आकर्षण एक सेट के लिए बेंच दे दोगे, जस्ट एक सेट के लिए। तो मुझे अभी भी जूते पहनने थे, तो मैंने कहा हाँ तब तक कर लो, फिर मैं कर लूंगा। मैंने उसको बेंच दे दी और मैं जूते बांधने लगा। तभी जिम से दूसरे कोने से आवाज आए, बे तुमने बेंच कैसे दे दी उसे, लौंडियाबाजी कर रहे हो जिम में, ये सब करने लगा वो। तो मैंने देखा वही लड़का चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। तो हमने उससे बहुत ही शांति से बोला, हमने कहा भैया क्या हो गया, क्या बात हो गई। हमने कहा आपको लेनी है बेंच, ले लीजिए, चिल्ला क्यों रहे हैं। कहता नहीं समझता क्या तुम ये। तो उस समय क्या थोड़ा सा हमने ना दाढ़ी वाड़ी काटी हुई थी अपनी, तो हम लौंडे लग रहे थे, जैसे 12th पास के एकदम छिले, हाँ चॉकलेटी। तो हम बस निकले और वो आया मेरे पास, उसने मेरे बालों पे ऐसे हाथ फिराया, कहता क्या कितने साल के हो। तो हमने सोचा क्यों अपनी बहन की शादी करानी है क्या हमसे। तो इसमें ना उसकी ना जल गई बहुत ज्यादा, राख हो गई। जब उसकी राख हो गई तो उसने क्या किया, उसने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया। और उसने जैसे ही मेरा हाथ मोड़ा, मेरे रिफ्लेक्स में यहाँ से थप्पड़ उठा, छड़ाम से मैंने थप्पड़ मार दिया उसके, और उसकी आंख के नीचे और यहाँ तक पूरा एक ही बार में सूज गया। बस वही गलत पंगा ले लिया उसने। बस जब उसको थप्पड़ मार दिया मैंने, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैंने मार दिया है, अब लड़ाई नहीं बढ़ाते हैं। तो उसने वो पकड़ा छीना झपटी, कॉलर पकड़ लिया उसने। तो अब कानपुर में चीज़ तो होती है भाई, कॉलर कैसे पकड़ लिया। तो हमने कहा भाई कॉलर छोड़ दो, बाकी तुमको मारना है मार लो यार, कॉलर ना पकड़ना। कहता नहीं। तो और मैंने ना बहुत ही अपनी फेवरेट टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो फट ऐसे चट फट रही थी वो टी शर्ट। तो मैंने कहा सुपर हीरो की थी, हाँ कोई रैश गार्ड था वो एक। तो जब फटने लगा मैंने कहा भाई अगर ये फट गया ना तो मैं बीच से फाड़ दूंगा तुम्हें। कहता अभी बताता हूँ तुम्हें। और मैंने थोड़ा सा जब मैटर शांत हुआ, जिम में ही थे हम लोग, मतलब 5 मिनट हुए थे, तो मैंने देखा ठीक है वो लड़का हाफ रहा है, उसके सूज वूज गया, यहाँ पे खून आ रहा है हल्का सा। तो मैंने एक स्टूल लिया, मैंने उसको स्टूल दिया जाके, मैंने भाई बैठो, तुम बहुत गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अभी तुम क्या कर रहे हो और किससे लड़ रहे हो ये वो। कहता नहीं रुक तुझे बताता हूँ। भाई कानपुर का नॉर्मल की भाई निकाला फ़ोन पे, लौंडे बुला रहे हैं ये वो। तो मैं अपना नॉर्मल जिम करने लगा। 15 मिनट हुए होंगे और वो लड़का वहीं बैठा रहा, फोन वोन करता रहा। पता नहीं 15 मिनट में किसको फोन कर रहा है। हमारे लड़के तो भाई 2 मिनट में कोशिश कर रहा था कि विधायक चाचा हाँ कर रहा था, वो कुछ तो कर रहा था कि लौंडे बुला लें। तो हम जिम करते करते मेरे दिमाग में बात आई कि हाँ यार अभी मैं नीचे उतरूंगा तो 10-12 लड़के तो आ ही जाएंगे मिनिमम। तो एक काम करते हैं, घर जाते हैं, अपना बेसबॉल बैट ले आते हैं, यहाँ जिम करेंगे, नीचे उतरेंगे, सुताई करेंगे, घर चले जाएंगे नॉर्मल। मेरा सॉर्टेड था उस दिन कि मुझे ये करके घर जाना है। मैं बस नीचे उतरा और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो लड़का भी नीचे उतर गया ऐसा पहले ही मुझसे। मैं नीचे उतरा, मैं स्कूटी में बैठा, मैं स्कूटी मोड़ रहा था, एकदम से उसने कहा बे भाग रहा है। मैंने कहा नहीं भाई भाग नहीं रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मेरा घर पीछे में आ रहा हूँ। हाँ मैंने कहा 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ घर से। तो कहता नहीं भाग रहा है। और उसने आते आगे बढ़ा, उसने मेरे सर के पीछे छड़ाम से एक थप्पड़ मार दिया। उसने बस थप्पड़ मारा, मेरे पास वो वीडियो है बट मैं दूंगा नहीं। मैंने बहुत आराम से अपने ऐसे हेडफोन उतारे, स्कूटी पे रखे, ऐसे घूमा, उसने एक और पंच फेंका, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको 3 पंच मारे और तीसरे पंच में बेहोश हो गया। वो गिर रहा था, मैंने उसको ऐसे तीसरे पंच में बेहोश हो गया। हाँ हो गया, वो तीसरे पंच में गिर रहा था, मैंने उसको ऐसे उठाया, मैंने फिर एक मिला के दिया तो उसका ना जबड़ा टूट गया, उसकी नाक फट गई और उसके कान के पीछे फट गया था। और जब मैंने देखा कि यार वो उसने ऐसे किया, फ्लैश नॉकआउट को उसने ऐसे किया, तो ना खून ऐसे बह रहा था, सब ऐसे मिट्टी में खून हो गया था। तो मैंने ऐसे देखा और मेरी थोड़ी सी ना फट गई कि अरे यार खून निकलने लगा यार। इतना तो उम्मीद ही नहीं करी थी। और मैं करने क्या वाला था, वो जैसे ही नीचे हुआ था ना, मैं उसको किक मारने वाला था मुंह पे। मतलब सारे मूव्स प्रिपेयर्ड थे कि ये तो करना ही है। ये कोई तैयारी नहीं होती है, ये सब रिफ्लेक्स से आ जाता है। इतनी ट्रेनिंग है, ऐसी मसल मेमोरी ऐसी है कि मुझे पता है कि क्या करना है यार। तो वो जैसे देखा, मैंने एकदम से देखा कि नहीं मारते हैं, बहुत ज्यादा हो गया उसको, और वो ऐसे हिल रहा था। मैंने कहा 2 मिनट रुक, तू आ रहा हूँ। मैं घर गया, मैं अभी भी उस मोड में था कि मैं घर जाऊंगा, बेसबॉल बैट लेके आऊंगा, वो 10-12 लड़के आएंगे, उनको ही पेलूंगा। वो अकेले पड़ा है? हाँ वो अकेले वहीं पड़ा है। मैं घूम करके घर गया हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैंने गेट एकदम भड़बड़ा के खोला और मैं अंदर जा ही रहा हूँ। और एक घर के बाहर ही में ना एक ऐसे टार टाइप की जगह है जहाँ पे, वहां से ना मैं ऐसे अपना बेसबॉल बैट खींच रहा हूँ और मेरी मम्मी एकदम से अंदर चिल्लाती है, किसी लड़के आए हो ना तुम। पता नहीं ये मेरी मम्मी को ऐसा, ये कौन सा उनका इंट्यूशन है कि मम्मियों को हो जाता है, पता होता है उनको मेरे चलने के स्टाइल से या मेरे गेट खोलने के स्टाइल से ही पता चल गया कि मैं किसी से लड़के आया हूँ। वो एकदम से बाहर आए, किसी लड़के आए हो ना। मैंने कहा नहीं किसी लड़के हैं। कहते अपना हाथ देखो। तो मैंने जब अपना हाथ देखा तो उसका खून लगा हुआ था मेरे हाथ में ऐसा पूरा।
और जैसे ही मैंने देखा तब तक मेरे पीछे से पापा उन्होंने मुझे ऐसे कमर से पकड़ लिया कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। तो हमने कहा नहीं जाने दो, इज्जत की बात है। अब वो वाली बात हो गई, अब इज्जत की बात है, जाना अगर नहीं जाएंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं कहते अरे इज्जत गई तेल लेने, नहीं जाओ कहीं। और उन्होंने हमको जाने नहीं दिया। तो आपने बताया नहीं कि वो बेचारा पड़ा हुआ तड़प रहा है? मैंने हमने बोल दिया कि हम फोड़ के आए हैं एक को। और तो हमारे घर में एक बहुत ही खराब इमेज है मेरी कि उनको लगता है कि हमारा लौंडा नशा नहीं करेगा, कभी दारू नहीं पिएगा, कभी कुछ कांड नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं लड़ाई होगी तो इसने जरूर करी होगी, मारा होगा तो इसने जरूर मारा होगा। ये वाली बात है कि मतलब हमारे मोहल्ले वाले ये तक बोल के चले गए अरे हमारी अम्मा को कि हमने तुम्हारे लौंडे को सिगरेट पीते हुए देखा है। और मैंने कहा तो तुम पी लेते उसके साथ। तो ये आलम है। उनको नशेबाजी पता है नहीं करेगा पर लड़ाई जरूर करेगा। तो बस मेरे बाप ने हमें जाने नहीं दिया उस दिन, और वो हमें गरियाते रहे कि तुम ही ने मारा होगा ये वो। तो हमने लौंडो को लकीली एक लड़के का मेरे पास ना व्हाट्सएप आया, और मैंने व्हाट्सएप खोला, देखा उसमें वो वीडियो थी उसने निकाली हुई थी कैमरा से। और उस कैमरा की वीडियो जैसे ही निकली मैंने तुरंत बाप को देखा, हमने कहा बताओ किसकी गलती है। तो बस बाप ने देखा, नहीं कहते नहीं कोई गलती नहीं तुम्हारी, बस बढ़िया। बस उसके बाद उस लड़के ने केस वेस किया हमारे ऊपर। नहीं ये तो बहुत आगे चले गए। उस दिन क्या हुआ? हाँ तो उस दिन यही हुआ कि उस दिन हमारे बाप ने, फिर हमारे बाप भी उस मोड में आ गए। उसके बाद हमारे बाप ने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मारा है ना पार्षद का लौंडा है ना, यहीं घर आएंगे सब। हमारे बाप बैठ गए एकदम, हम लोगों ने ड्राइंग रूम खोला, चाय वाय बनवाई, वहीं रखी। मेरे बाप ऐसे बैठे हुए हैं, हम ऐसे बैठे हैं उनके बगल में। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहीं आएंगे जो आएंगे। फोन आते रहे, उन्होंने कहा बाप ने कहा यहाँ आओ, घर आओ, मार तो लिया है तुम्हारे लौंडे को, अब आओ घर। तो कोई घर आया नहीं, फिर वो फोन करवाते रहे। अब वही होता रहा कि वो जो मंडे मोनोटोनस टास्क होता है ना, फोन करवाना, ये करवाना। बैक ऑफ द माइंड थोड़ी चिंता तो हो रही होगी कि वो भाई साहब ऐसे पड़ा है। अरे पड़ा रहे तो अब क्या, तो पिले क्यों थे, हमसे पिलो घंटों हिलो, वही वाली बात है। तो बस यही बात हो गई, भाई वो पिला रहा, पिल गया, पड़ा रहा, ये वो। फिर अब जो आपको गिल्ट होता है ना लड़ाई का, आपको उस दिन नहीं आता है, आपको लड़ाई का गिल्ट काफी दिनों बाद आता है। फिर जब उसको थोड़ा मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला यार वो ठीक ठाक सा बंदा है, शादी वादी है, वो बड़ा वो आदमी था, शादीशुदा आदमी था वो प्रॉपर। तभी उसको लड़की की चिंता थी। जो भी हो भाई, जो भी हो। तो उसको मैंने पेल पाल दिया है और ये सब हो गया है। तो मुझे ही बुरा लगा यार कि यार ठीक है गृहस्थी वाला है, किस मुंह से घर जाएगा कि पेल के चले आए छोटे लौंडे से, ये सब बातें। तो मुझे इसलिए लगा कि नहीं यार सब अच्छा नहीं है, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं सही है। जहाँ मुंह से बात सॉल्व हो सके ना नहीं, बट देन पुलिस केस हैपेंड उसके बाद। हाँ पुलिस केस हुआ, फिर रात में थाने गए, थाने में वीडियो दिखाया उन्होंने। तो ये कब की बात है? ये उसी दिन हो रहा था सब। नहीं मतलब कब, कौन से महीने की? ये है मार्च लास्ट की बात है, पिछले मार्च की। तो 1 साल एनिवर्सरी मनाओगे इस साल? तो मतलब मना ली हो गई। तो बस पुलिस के पास गए, उनको वीडियो दिखाया, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी, बट FIR लिख गई थी, तो अब तो केस तो बन ही गया था। तो कुछ तो गैंगस्टर एक्ट लग गया मेरे ऊपर। फिर वो चलता रहा और फिर मैं आगे डिटेल नहीं बताऊंगा मैंने कैसे उसको हटाया है। नहीं जानना है, ये एक्सक्लूसिव वो सब बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है, तो छोड़ो। बट हाँ अब वो सब खत्म हो गया है केस, अब सब नॉर्मल है। ठीक है। तो अच्छा, जब कांड की बात हो रही हो, आपने कहा कि आप जागरण से पढ़े हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जागरण से पढ़ने वाला कांड ना करे, क्योंकि हम भी 1 साल हमने वहां बिताया और हमने देखे अपने आगे कांड होते हुए। तो बताओ कि बढ़िया किस्सा। यार एक बार हमारे एक दोस्त की लड़ाई हो गई थी जागरण में, और उन लोगों ने ना वो जितने लड़के थे उनको पेल लिया था। लेकिन फिर शाम को वो लोग ऐसा प्लान बना रहे थे कि नहीं कल ना जवाब देना है। तो ऐसा जवाब देना वाला जो सीन होता है ना, तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई जवाब देंगे कल। कितने साल के हो गए आप उस टाइम? यार उस समय जागरण में थे हम 20-21 साल के थे, 20 साल के थे हम। ठीक है भाई जवाब देंगे। जागरण जिस एरिया में, वो हमारा एरिया है, साकेत नगर बर्रा सब हमारा एरिया। तो हमने कहा ठीक है भाई। अगले दिन हम लोग जब लड़ने आए हैं, तो ये आलम था कॉलेज कोई आता नहीं था 11 बजे से पहले। जागरण वैसे भी कोई नहीं जाता ये 11 बजे वाला जो सीन है ना, ये मेरा कॉलेज से ही आया है। तो 11 बजे से पहले कोई कॉलेज जाता नहीं था। लेकिन उस दिन सब 7 बजे कॉलेज आ गए थे। और 7 बजे आप एक मंजर इमेजिन करिए कि 7 बजे कॉलेज के बाहर 150 लड़का खड़ा है एक लड़के को मारने के लिए। गार्ड का दिल दहल गया होगा। गार्ड ने गेट बंद कर लिए थे कॉलेज के अंदर से, और 150 लड़का बाहर खड़ा था। हम लोग ने रात में प्लान किया थी कि तुम अपने एरिया से इतने लड़के लाओगे, तुम उतने लाओगे। ये हर एरिया से कानपुर के लड़के आए थे उस लड़ाई में, सिर्फ क्योंकि व्यवहारबाजी की बात है, हमारे एक भाई की लड़ाई है। तो बस वहाँ इतने सारे लड़के इकट्ठा हो गए और 150 लड़के बाहर खड़े थे कॉलेज के, और पुलिस को फोन हो गया। तो जब पुलिस एक गश्त मारने हैं तो सब इधर उधर पार्क में छुप गए लड़के, और उस लड़के को भी किसी ने मुखबरी कर दी कि हाँ भाई लड़के आ गए हैं, ये वो यहाँ पे मत आओ। तो अब हुआ क्या रहा था कि जब 150 लड़के आ गए ना, तो सब लड़के अलग अलग एरिया के थे।
जो अलग अलग एरिया हैं उनमें भी बीच में लड़ाई होगी। तो ये लड़ाई होने के बाद बजाय उनमें लड़ाई शुरू हो गई, वो अपना लड़ने लगे, तो वहाँ फायरिंग आयरिंग हो रही है, ये वो। इतनी भयंकर लड़ाई हो गई थी? हाँ, वो अपना चल रही थी, तो वो सब हुआ। तो वो बहुत ही फनी कांड था वो। ये हुआ। और एक बार एक बास्केटबॉल मैच चल रहा था, और लकीली उस बास्केटबॉल मैच में हम रेफरी बने हुए थे। तो ऐसे ही हुआ, हाफ टाइम हुआ। हाफ टाइम के बाद हमने देखा दूर एक कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त खड़ा हुआ है, और उसने हमको इशारे से बोला, भाई इधर आओ, हम आए। ये कैंपस के अंदर ये कैंपस के अंदर की बात है। स्पोर्ट्स वो चल रही थी, मीट चल रही थी, और मेरा कॉलेज में निकनेम था स्पार्टन। तो उसने बोला स्पार्टन इधर आओ। तब से चल रहा है? हाँ, वो तब से है। वो मैं जैवलिन फेंकता था ना, तो उसकी वजह से मेरा नाम स्पार्टन रख दिया गया था। तो उन्होंने बोला इधर आओ, तो हम गए। तो उसने कहा कि यार एक लड़का है फलाने फलाने नाम का, इसको मारना है। और जो फलाने फलाने नाम का लड़का है वो मेरा दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है मेरा। तो उसने ऐसे हाथ रखा, उसने कहा भाई इसको मारना है। तो मैंने वो नहीं सूर्य वाला हाथ मैंने ऐसे घुमाया, तो मैंने कहा वो खड़ा है लड़का, मारो। और मैंने उसको घुमाया, और किसी ने ना चिल्ला के वहां से बोल दिया कि स्पार्टन का मैटर हो गया। तो जितने लड़के वहां बैठे थे सब उठ के आए भागते भागते, और जिस लड़के के गले पे मैंने हाथ डाला तो उसको पेलने लग गए। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि भारे भाई बात हो रही है, बात चल रही है, बात हो रही है। और उसको 2 दिन हौंक दिया, मतलब वो 2 लड़कों को पेल दिया, मतलब गजब का मारा उनको। और वो गेट बंद हो गया, डंडा डंडा छिना के मारने लग गए। और हमने उनको बोला अबे मेरा मैटर नहीं है, दूसरे को मारने आए हैं, ये अभी बात हो रही है। तो ये वो फिर मारने के बाद कह रहे अच्छा भाई सॉरी भाई गलती से मार दिया भाई, सॉरी। फिर उस दिन के बाद फिर वो दिन शाम तक एक मैटर चलता रहा कि बाहर निकल के लड़के भाई जो नहीं। बट आपसे इसका मतलब ये है कि दोस्ती भी बड़ी घातक है आपसे करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, अग्री तो किया है अभी। दोस्ती घातक क्यों है करना यार हमसे? ये पिट जाते हैं, इससे ज्यादा घातक क्या हो सकता है? लोग तो हमने थोड़ी ना पीटा है, हमारे दोस्तों ने पीटा है। तो ये क्या बात होती है? तो यार ये तो हमसे दोस्ती करने का फायदा है ना कि हमेशा प्रोटेक्शन है। बट ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा से भी ये सब जो लाइफ होती है ना कॉलेज तक अच्छी लगती है। कॉलेज के बाद जब लाइफ थोड़ा सीरियस होते हैं ना, तो अगर ये सब बकचोदियां पड़े रहते हैं, या तो फिर आप विधायकी लड़िए, या तो फिर आप कोई क्रिमिनल होके केस जेल में ही पड़े होंगे। कभी मन किया पॉलिटिक्स में आने का? बहुत मन था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, और ही वाज अ बिग शॉट पॉलिटिशियन इन कांग्रेस। सॉरी आई एम टेकिंग कोई नेम ऑफ अ पार्टी, बट यू कैन बीप इट आउट। जो है सो है। सो ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय, और वो गरम दल के अध्यक्ष वो थे इस एरिया के, कानपुर और कानपुर देहात के। तो बहुत बड़े लीडर थे वो, पर उनका मर्डर हो गया था बहुत, जब मेरे फादर छोटे थे तभी उनका मर्डर हो गया था। या सो वहाँ से लेके ये समझिए कॉलेज पॉलिटिक्स तक मेरे फादर और मेरे चाचा ने काफ़ी पॉलिटिक्स में रहे हैं। बट मेरी दादी ने एक सौगंध ली हुई थी कि जिस वजह से हमारे हस्बैंड का मर्डर हुआ है, उस चीज़ में हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। तो वहाँ से वो था कि कॉलेज के बाद किसी ने कभी कॉलेज पॉलिटिक्स में आने की बात ही नहीं की। बट हाँ, मेरी फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, ये है। मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली में नहीं, बट कजिन्स में पॉलिटिशियंस हैं। तो आपने ट्राई किया यार? पॉलिटिक्स में आना? मैं लड़ाई करता हूँ तो पेला जाता हूँ, पॉलिटिक्स में कैसे चला जाऊंगा? नहीं, तो पॉलिटिक्स में तो जुबान की लड़ाई होती है। बात जुबान की लड़ाई की नहीं होती है, बात ये होती है माय फादर इज लाइक वेरी अगेंस्ट ऑफ गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। लाइक ही सो अभी हाल में मेरी जो ताई जी हैं, शी इज रनिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान, एंड इवन माई फादर वॉज कंसिडरिंग, बट ही इज लाइक नो लेट्स नॉट गेट इनटू। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भाई पॉलिटिक्स में जाओ, काली स्कॉर्पियो निकालने, पीछे चपाएं ग्राम प्रधान, एक बेसबॉल का डंडा, एक कट्टा हाथ में, बस यही करने का मेरा मन है। बट फादर ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है यार, बाप ही होता है, जो उसने कह दिया वो। तो अच्छा, अभी हम लोगों ने जागरण की भी बात करी है, और जागरण मतलब आपने आर्ट्स करी है वहां से, राइट? आर्ट्स मीन्स क्रिएटिविटी। तो व्हाट्स योर टेक इन क्रिएटिविटी? जैसे अभी आपने कहा था कि क्रिएटिविटी को हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या है क्रिएटिविटी की सही डेफिनेशन? तो नहीं कहेंगे, बट मतलब क्या है आपके लिए क्रिएटिविटी? यार क्रिएटिविटी का मतलब है हर उस चीज को आप, आई वुड से क्रिएटिविटी इज अ पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द पर्सपेक्टिव टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ थिन एयर और सम इंस्पिरेशन, इट्स क्रिएटिविटी फॉर मी। अब क्रिएटिविटी बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है, ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो मैंने इतना एक डेफिनेशन बड़ी अच्छी दी है, कोट्स में आ सकती है, भाई आकर्षण से चाहे। हाँ, बट सो क्रिएटिविटी इज लाइक डिफरेंट फील्ड्स में इट हैज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। और एक मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी कैन नॉट कम व्हेन देयर आर रूल्स अप्लाइड, ठीक है, इट कैन नॉट, बट यू कैन रिफाइन
something, you can refine a creation with rules, but you cannot, you cannot go out of the box when you have rules around. So ये मेरे लिए क्रिएटिविटी की मतलब एक बेसिक तो डेफिनेशन आपने है. क्रिएटिव काम क्या क्या किया है, मतलब इतना सारे कि मुझे तो अब उंगलियों पे गिनना कम पड़ता है. यार मैंने मेरा बैंड रहा है म्यूजिक, मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, फिर मैंने फिल्म मेकिंग करी है, हार्डकोर प्रॉपर फिल्म मेकिंग. मैंने यूएस की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें असिस्टेंट डायरेक्ट किया है. नाइस. कोई नाम है उसका? वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर थी, जो डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई थी, इंडिया में शूट हुई थी, ठीक है, बट इट गॉट बैंड. But in India or US? It got banned in India and in US also. Oh. Because they were showing something of the trans community which was not allowed. So it was asked by the trans community only कि please just like not. तो उन्होंने अपने शायद जिन लोगों को असिस्ट किया था मैंने, उन लोगों ने शायद वहाँ किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई थी. I guess मुझे ये खबर आई थी, but उनका ये सीन था कि when they came down to India to shoot the documentary, they had no reference or to do something. तो मुझे उस प्रोजेक्ट में डाल दिया गया कि you help and you assist them. तो मैंने वो किया था. Then I assisted directed a Russian fiction film which was like वो आधे ही प्रोडक्शन में ही they went to Russia or something. अच्छा. हाँ, so it happened. Then फरीदा मेहता के साथ एक फिल्म में काम किया था, और वो भी पब्लिक as a AD. No, I was working as an actor there. कौन सी? फरीदा मेहता की फिल्म थी, उसमें यार संजय मिश्रा भी थे, और वो फिल्म भी रिलीज नहीं हुई. वो फिल्म रिलीज किया हुआ कोई काम रिलीज नहीं हो पाया? नहीं, कोई रिलीज नहीं. ये यूएस की डॉक्यूमेंट्री थी, वो रिलीज हुई फिल्म फेस्टिवल, बिकॉज दैट वाज अ स्टूडेंट फिल्म. तो स्टूडेंट फिल्म्स को आप कमर्शियल थिएटर्स कभी नहीं ला सकता. हाँ, तो इट वाज लाइक दैट. खैर वो एक अलग चीज़ है. फिल्म मेकिंग के अलावा व्हेन आई केम डाउन इनटू रेडियो, तो मैंने रेडियो में आई प्रोड्यूस्ड फॉर रेडियो, आई डिज़ाइन द साउंड द पूरा साउंड डिज़ाइन था रेडियो का, वो किया है. आई ऑल्सो आई वॉज वर्किंग एज अ शो प्रोड्यूसर ऑल्सो फॉर द मॉर्निंग शो. और हाँ, रेडियो में उसमें प्रोग्रामिंग में भी था, प्रोग्रामिंग में यही सब करता रहा मैं. फिर मैंने वीडियो एडिटिंग भी करी है, और ये तो सब छोटी मोटी है. तो अभी तो आप जैसे MMA की फील्ड में आ गए हो. अभी करंटली आई एम वर्किंग विद एन एजेंसी, एड एजेंसी, एज अ क्रिएटिव कंटेंट क्यूरेटर. I'll say content curator for them. So there are a startup, और उन्होंने शुरू किया है, उनको 1 साल हुआ है. They wanted somebody to get on board, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो. It's based out of Goa itself. It is based out of Delhi, Bangalore, a lot of places, but I would say Delhi. So I am working as a content curator for them. तो आपका जैसे because MMA is also a field जहाँ पे आपको फोकस की बहुत ज़रूरत है, तो कभी आपको लगता नहीं कि यार कोई एक चीज़ चूज कर ली जाए, इधर या उधर? How do you manage? So there is this quote which is very popular, saying jack of all trades, master of none. But the full quote is jack of all trade, master of none is still better than master of one. हाँ. So I am that jack of all trades, and I like to be that, to be honest. Because what I feel is कि अगर हम कहीं खड़े हो ना और कुछ वहाँ पे हो रहा हो और हमें उसका ज्ञान ना हो ना, तो अपने आप को बहुत फोमो होने लगता है. फोमो होता है, और हम बहुत आउट ऑफ द प्लेस समझते हैं अपने आप को. तो मेरे साथ ऐसा है कि अगर हम कहीं खड़े और वहाँ कुछ हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा उस चीज का. ज्ञान पहले में ना आगे हम ये तो मानते हैं. तो अच्छा, अभी कोई ऐसी फील्ड है जो दिमाग में है कि एक्सप्लोर करनी है? यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्शन डायरेक्शन, फाइट कोरियोग्राफी, एक्शन डायरेक्शन. I'm looking forward to move in that domain. So I'm searching for that. I am also struggling in that field. So I'm like moving to Mumbai also in between. तो मैं गोवा में ट्रेनिंग करता हूँ, मैं मुंबई जाता रहता हूँ, तो ये भी चल रहा है. पर लास्ट गोल सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी आए. That's great to know. अच्छा, अभी सुपर हीरो की अगर हम बात करें, और आप तो कानपुर से हैं. Yes, बिल्कुल. तो अगर आपके हिसाब से कोई कानपुर पे बेस्ड सुपर हीरो होता, तो वो कैसा होता? उसका मेरे जैसा. अरे बोलने भी नहीं दिया मेरे को. उसका एक नाम और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो. कानपुरिया नहीं, हाँ बस ठीक है. थोड़ा डिस्क्राइब करना जो बात है भाई, I have grown up looking up to super heroes, ठीक है.
वो तो आपकी टी शर्ट से भी चाहे पता वो चल जाता है। बैटमैन, सुपरमैन या फिर हनुमान, सब सुपर हीरोज हैं मेरे लिए, और हम इन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं। इंडियन सुपर हीरोज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, और इन सब लोगों को देख के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई, और डोगा को नहीं भूलना चाहिए। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि यार मैं आई हैव ऑल दोज क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सुपर पावर्स टू किक इन, यू नो। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि भाई कहीं से बिजली कड़ के मेरे ऊपर गिरो, शज़ाम हो जाए मेरे साथ। बस फिर तो कानपुर में बचाना है सबको। मैं ही हूँ मैं। तो कोई नाम सोचा है? बस कानपुरिया निंजा ही रहेगा। निंजा, और क्या चाहिए? ऐसे एन बना होगा, एन से बहुत कुछ हो सकता है। सब सॉर्टेड है, लोगो सॉर्टेड है, नाम सॉर्टेड है, बस एक डिक्लेरेशन की जरूरत है, ठप्पा लग जाए कि भैया हम बन चुके हम हैं। नाइस। सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, अभी तक तो काफी स्मूथ चल रहा था, एक रैपिड फायर हो जाए, शगुन होता है। ओके, सो पहला सवाल आपसे ये है कि ये अभी तो आपने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, बट अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप MMA एथलीट ना होते तो क्या होता है? फिल्म स्टार। ठीक है। लड़ाई या लिखाई ज्यादा मुश्किल क्या है? लिखाई। लड़ाई मुश्किल नहीं है? लड़ाई बहुत आसान है। ओके, तो लिखाई क्यों मुश्किल लगती है? लिखाई में सबसे मुश्किल चीज मुझे पता लगती है इंस्पिरेशन। ट्रू। सबसे मुश्किल चीज है इंस्पिरेशन आना। बाकी तो फिर एडम कुछ लिख ही देते हैं, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। ओके, सिंस अभी आप गोवा में सेटल्ड हो, तो गोवा में आप कानपुर की ऐसी एक कौन सी चीज है जो मिस करते हो, और कानपुर आके गोवा की कौन सी चीज मिस करते हो? यार गोवा में ना कानपुर की सबसे बहुत ही बेसिक चीज मिस करते हैं ना, वो जो लोफड़ी होती है ना, वो मैं मिस करता हूँ बहुत ज्यादा। लाइक आई हैव नोबडी टू गो आउट इन द इवनिंग एंड सिट। किसी पार्क में बैठे हैं, लौंडे बैठे हैं, घर के बाहर दोस्त खड़े हैं, ये सब बहुत मिस करता हूँ मैं। और कानपुर आके गोवा की जो मैं सबसे बेसिक चीज मिस करता हूँ वो है बीच। लाइक आई एम अ हार्डकोर बीच बॉय। Like I would say water is my sign, so I miss beaches. Okay, so the fourth question is Conor McGregor versus Bruce Lee. कौन जीतेगा और आप किसके साइड रहना चाहोगे? यार हम जिसके साइड रहना चाहेंगे वही जीतेगा। नहीं, मुझे लगता है ब्रूस ली, because of respect also, and because I feel that Bruce Lee has been a very versatile fighter, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने ना ओवर हाइप किया है ब्रूस ली को, फॉर श्योर, बट ही हैज बीन अ वेरी वर्सेटाइल एज अ फाइटर, एंड द स्पीड दैट ही हैज एंड द एक्यूरेसी दैट ही कैरीज। अगर मैं कॉनर को उससे कंपेयर करूं, आई वुड नॉट कंपेयर एनीवन, बिकॉज कॉनर इज अ गोट, ब्रूस ली इज अ लेजेंड। बट अगर एक्यूरेसी और स्पीड में बात होती है तो ब्रूस ली जीत जाएंगे। ओके, तो ठीक है, टेकिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड, अगर WWE में ब्रॉक लेसनर को हटा दिया जाए और बाकी सबकी MMA फाइट कराई जाए तो कौन जीतेगा? देयर वाज अ फाइटर नोन एज तजीरी। उसका कराटे का बैकग्राउंड था। he was a good striker, and Tajiri could have been a great MMA guy, and same goes with Kurt Angle. Kurt Angle would have been a great MMA guy. And और मुझे लगता है if I talk about heavyweight and power, I think Sheamus can take it further, and also Jeff Hardy in the what I say lightweight category. Jeff Hardy. वैसे तो मैंने एक ही आंसर उम्मीद करी थी, लेकिन तुमने 4-5 पूछे। ठीक है, तो अच्छा, आपको इतने सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज है, आपकी फेवरेट कौन सी है? MMA मत बताना, क्योंकि उसमें तो हो गया। MMA तो मिक्स मार्शल आर्ट्स है ना भाई। हाँ, तो बट आपकी एक स्पेसिफिकली फेवरेट कौन सी है? आई वुड से अगर बहुत ही हार्डकोर मुझे कोई मार्शल आर्ट अभी लेटेस्ट में पसंद आई है, वो है ब्राजीलियन जिu-jitsu. इट्स अ वेरी हाइप्ड मार्शल आर्ट्स, बहुत ही ओवर हाइप्ड है। और वो जो BJJ का जो कल्चर है ना, वो भी बहुत ज्यादा, बहुत ही निश कल्चर है BJJ का, और बहुत ही जेंटलमैन कल्चर समझिए आप, लाइक स्मोकिंग जॉइंट्स एंड एवरीथिंग एंड रोलिंग ऑन द फ्लोर, लाइक रोलिंग पेपर्स एंड रोलिंग विद गाइज, इट्स लाइक दैट. बट BJJ, since I have competed in a BJJ championship last year, okay, and I got a gold medal in that international. Applause. So yeah, so I like BJJ a lot now. I think like I used to hate ground game with my heart, but since the time I started doing BJJ, I like it. और सबसे बोगस कौन सी लगती है? सबसे बोगस अभी तक मुझे ऐसे कोई मार्शल आर्ट कोई नहीं लगती। मुझे लगता है बॉक्सिंग मुझे बहुत बोरिंग सी लगती है बॉक्सिंग, क्योंकि मुझे लगता है किक्स बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर मेरे ऐसे पैर काट दिए जाए ना, तो मुझे लगता है मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा।
मेरे हाथ ज़्यादा अच्छे नहीं, मेरी किक्स अच्छी हैं, तो आई लाइक किक बॉक्सिंग इफ समबडी सेज बॉक्सिंग। जैसे क्या होता है, हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो देयर दिस डे कॉल्ड स्पारिंग डे। स्पारिंग डे में क्या होता है, लाइक यू जस्ट हैव टू फाइट विद योर अदर एथलीट्स। तो उसमें फाइट ऐसे होती है कि फर्स्ट राउंड होता है सिर्फ बॉक्सिंग, देन द सेकंड राउंड इज किक बॉक्सिंग, देन द थर्ड राउंड इज MMA। तो जो फर्स्ट राउंड बॉक्सिंग होता है ना, उसमें कौन मैं पेला जा रहा हूँ, क्योंकि किक्स नहीं होती, मुझे बोरिंग लगता है, कोई पेल देगा ये वो। सेकंड राउंड किक बॉक्सिंग होता तो मैं पेलता हूँ, धोता हूँ मैं एकदम, तब आओ तुम्हें बताते हैं। तब उड़ाता हूँ मैं इधर उधर हवा में, क्योंकि मैं लाइक आई हैव गुड रीच विद माय लेग्स, सो मुझे लगता है कि आई कैन टाइम माय पंचेस वेल विद किक्स एंड आल्सो। या Fair enough. So that was great to know. And with this we end this podcast. हमें तो बहुत मजा आया, आप अपनी बताओ। हमें बड़ी मजा आई, इतना हमें ना आरजे बनना था। जब मिर्ची में था ना, हमें आरजे बनने का भी कीड़ा था, तो हमें वहां से वो कर दिया गया था। आपने इंटरव्यू भी दिया? हमने इंटरव्यू भी दिया था, और हमें वही जैसे क्या कहते हैं ना, वो कांड के चलते हमें सेलेक्ट नहीं किया गया, मेरा इंटरव्यू नहीं कराया गया। खैर कुछ नहीं, हमें आरजे नहीं, मतलब हमें सेलेक्ट नहीं किया गया, तो हमें रिजेक्ट हो गए हम आरजे बनने से। मेरा दिल टूट गया, बट आज ये ऐसा माइक मिला है, सो दिस इज़ वेरी वेरी सीनिक एंड नॉस्टैल्जिक थिंग फॉर मी, कि लाइक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी बिफोर गोइंग टू गोवा, कि आखिरी में मैं ये करके जा रहा हूँ कानपुर से, तो इट्स अ गुड डे फॉर मी नाउ। सो क्या आप हमें 1000 रुपए कर देंगे? पेटीएम कर जीपे? पेटीएम, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो देखो, आज का पॉडकास्ट यहीं तक था। अगर पसंद आया तो लाइक करो, अगर नहीं आया तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पीटेंगे नहीं तुम्हें घर आ करके। बाकी स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, दिस इज रितिका साइनिंग ऑफ।